इस संसार में भगवान ने सभी जीवों को अलग तरह की काबिलियत दी है। कुछ धरती पर भाग दौड़ सकते हैं, कुछ पानी में जीवित रह सकते हैं, तो कुछ हवा में उड़ सकते हैं। इंसान के मन में प्राचीन समय से ही पक्षियों को देखकर उनकी तरह उड़ने का सपना रहा है, जिसे आधुनिक युग में सच कर दिखाया था राइट बंधु ने, जब 17 दिसंबर 1903 में उन्होंने अमेरिका में एक ह्यूमन कंट्रोल्ड मशीन को उड़ाकर इंसान का सपना सच कर दिखाया, जिसे पहली इंसानी उड़ान माना गया है। पर क्या ये पूरी तरह सच है? यह सच तो है, पर पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि इंसान का पक्षियों की तरह उड़ने का सपना हमारे भारत में बहुत पहले सच किया जा चुका है। उस सपने को सच करने वाली व्यक्ति का नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े, जिनका जन्म महाराष्ट्र में सन 1864 में हुआ था। उन्होंने एक चालक रहित विमान का निर्माण किया था और विमान का नाम था मारुत सखा। उस विमान को उन्होंने 1894 को चौपाटी बीच पर उड़ाया था, जिस समय बड़ौदा के महाराज स्वयं उपस्थित थे। कहा जाता है कि उनके विमान ने 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी थी, जिसके बाद वो क्रैश हो गया। पर शिवकर तलपड़े यहीं नहीं रुकना चाहते थे। वे अपने इस प्रयोग को बेहतर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें फंड की आवश्यकता थी। पर अंग्रेज उनके इस प्रयास से खुश नहीं थे। उन्होंने बड़ौदा के महाराज को फंड देने से मना कर दिया। फंड की कमी और उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते वह अपने इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा काम नहीं कर पाए। उनका बनाया गया विमान एक बांस से बना हुआ सिलेंडर नुमा आकार में था, जिसमें मरकरी या यूरिन को फ्यूल की तरह यूज किया गया था। कहा जाता है कि शिवकर तलपड़े द्वारा बनाए गए चित्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भेजे गए थे, पर एक वेल नोन हिस्टोरियन अनुराधा रेड्डी के अनुसार ऐसी कोई भी सामग्री नहीं मिल पाई है जिससे यह साबित हो पाए कि शिवकर तलपड़े एक सफल विमान बना पाए थे। शिवकर तलपड़े द्वारा बनाया गया विमान प्रेरित था विमान शास्त्र से। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है, पर भारत में यह टेक्नोलॉजी हजारों साल पूर्व ही विकसित हो चुकी थी और इसका विकास हुआ था। इस बारे में बहुत सारे लोगों का और वैज्ञानिकों का विश्वास है। अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की। उनको जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक हैं जिनके पास एक महान वैज्ञानिक दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया है, और इसमें से एक भाग विमान शास्त्र है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया है और इस 8 अध्यायों में 100 खंड हैं, जिसमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया है। और चौंका देने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 अलग तरीकों से बनाए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान और ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार विमानों का उल्लेख किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने विमान की परिभाषा की थी। पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करने के बाद 8 प्रकार के विमानों का पता चला है। शक्तियुद्गम, बिजली से चलने वाला विमान। भूतवाह, वह विमान जो अग्नि, जल और वायु से चलाया जा सके। धूमयान, वह विमान जिसे गैस से चलाया जा सके। शिकोद्गम, तेल या पारे से चलने वाला विमान। अंशवाह, वह विमान जो सूर्य की किरणों की शक्ति से चलाया जा सकता हो। तारामुख, चुंबक की शक्ति से चलने वाला विमान। मणिवाह, चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों से चलने वाला। मारुतसखा, केवल वायु की गति से चलने वाला विमान। वैसे तो विमान की रचना 56 प्रकार की गई थी, मगर इनमें से कुछ प्रमुख थे। रुक्मा विमान, नोकीले आकार के और सोने के रंग के थे। सुंदर विमान, रॉकेट के आकार वाले और रजत युक्त थे। त्रिपुर विमान, 3 मंजिला विमान। शकुन विमान, पक्षी के जैसे आकार वाले विमान। इस वैमानिक शास्त्र ग्रंथ में विमान चालकों का प्रशिक्षण, उड़ान मार्ग, पार्ट्स, उपकरण, चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तारित रूप से लिखा गया है। और धातु को साफ करने की प्रक्रिया, उसके लिए प्रयोग करने वाले द्रव्य और रसायन, विमान में प्रयोग करने वाले तेल, तापमान, इन सभी विषयों पर लिखा गया है। और इसके 7 प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। यह विमान आज के विमानों की तरह सीधे ऊंची उड़ान भरने तथा उतरने, आगे पीछे
तिरछा चलाने में भी सक्षम थे। उन विमानों में आज के विमानों की तरह 32 प्रकार के आधुनिक यंत्र लगाए गए थे और इनका कार्य क्या है इसका भी वर्णन किया गया है। खोजकर्ताओं ने इस प्रकार के बहुत सारे सबूत और प्रमाणों की भी खोज की है। ऐसा लगता है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले हमारे भारत में मौजूद थी। क्या वजह थी कि जर्मन वैज्ञानिक एक समय में अमेरिका और रशियन से बहुत एडवांस थे। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी वैज्ञानिकों ने विमान शास्त्र द्वारा वर्णित विमानों के ऊपर बहुत शोध किया था। वे विभिन्न प्रकार के ईंधन के ऊपर काम कर रहे थे जिससे वो कन्वेंशनल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें। एक बहुत मशहूर डांसर प्रोफेसर पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर भी थी, उनको लेनिनग्राड में डांस परफॉर्मेंस का एक न्योता मिला था। उनको वहां पर म्यूजियम में जाने का एक मौका मिला जहां पर डायरेक्टर ने उन्हें कम से कम 1000 प्राचीन भारतीय मैन्युस्क्रिप्ट दिखाए जो कि रशियन फोर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में जर्मनी के सैनिकों से जब्त किए थे। उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी जानकारी थी मिसाइल्स के बारे में जिनको समझकर रशिया ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी जानकारी है क्लाउड पियर्सिंग के बारे में जिसके द्वारा वातावरण में बदलाव करके बारिश या बर्फबारी करवाई जा सकती है जो आजकल वाटर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। दुर्भाग्य से बहुत भारतीय आज भी विमान शास्त्र का उपहास करते हैं और इसकी विश्वसनीयता पर उंगली उठाते हैं, पर जर्मन वैज्ञानिकों ने विमान शास्त्र को बहुत गंभीरता से लिया। वेनहेर वॉन ब्राउन उन कुछ चुनिंदा उच्च श्रेणियों के वैज्ञानिकों में से थे जिनको अमेरिका में बहुत सम्मान और नाम मिला, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और विमान शास्त्र से प्रेरणा लेकर मरकरी आयन इंजन पर काम किया। और वहीं शिवकर बाबू तलपड़े जैसे भारतीय वैज्ञानिकों का उपहास उड़ाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्या नासा ने खुद ही मरकरी के सुटेबिलिटी पर काम किया? क्या कभी नासा इस बात को स्वीकार करेगा कि उनकी इस खोज में प्राचीन भारतीय ग्रंथ का मार्गदर्शन रहा? हम सभी को अपने प्राचीन इतिहास पर गर्व करना चाहिए कि युगों पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने अपने विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से विश्व में मानवता को कितना कुछ प्रदान किया है जिसे आज पूरा विश्व समझता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए विषय पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।